हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आनंद ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ, इसको वन शॉट की तरह ख़त्म करेंगे। यानी एक ही क्लास में इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग शुरू से जुड़ जाइए, अंत तक बने रहिए। आपको इस क्लास में क्लास 9th का जो ये चैप्टर है, हमारे परिवेश के पदार्थ, इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में जब हम इसका एक वीडियो बनाए थे तो लगभग उसको 8-9 हज़ार लोगों ने देखा, लगभग 8 हज़ार लोगों ने। तो उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो और आप लोग बोल रहे थे कि आगे का पार्ट बनाइए सर, आगे पार्ट। तो आज के इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू से क्लास में आप लोग बने रहें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य बिंदु क्या है, मतलब हम लोग को मेन रूप से किसको पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, ये पहला बात हो गया। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा बात। उसके बाद पदार्थों के गुणधर्म, पदार्थ का गुण क्या है, ठोस पदार्थ का गुण क्या है, द्रव पदार्थ का गुण क्या है, गैस का गुण क्या है, इन सभी पदार्थों का गुणधर्म पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के बारे में जानेंगे, ये प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या होता है, नहीं होता है, ये सब कुछ समझेंगे। उसके बाद वाष्पन एवं क्वथन में अंतर जानेंगे कि क्या डिफरेंट है वाष्पन और क्वथन में। देखिए, यहाँ पर हम परिभाषा लिख करके नहीं लाए हैं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। हम आपको बोल देंगे, आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा बस, तो इतना से ही काम चल जाएगा। सिस्टम क्या यहाँ पर होगा, सबसे पहले स्टार्ट किया जाए कि अच्छा, एक लास्ट टॉपिक बच जाता है कि डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में क्या से संबंध है। यानी डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आगे इसी प्रकार का वन शॉट क्लासेस, डिटेल लेक्चर इत्यादि आप लोग को इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि हमारे आसपास के जितने भी चीज़ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सभी किससे मिलकर के बना हुआ है, कणों से मिलकर के बना हुआ है। सब जितना भी पदार्थ है हमारे चारों तरफ पदार्थ, वो किनसे मिलकर के बने होते हैं, तो वो कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ किनसे मिलकर के बना रहता है, कणों से। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो क्या कहलाएगा। यानी कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब पदार्थ का डेफिनेशन क्या होगा, तो वैसा वस्तु या फिर जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो। दूसरा बात हो गया। और अच्छा, द्रव्यमान के साथ साथ आयतन भी हो, क्या हो, आयतन, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरता हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, क्या करता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो। यानी वैसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो एवं जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिए, वह वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करता हो, वो पदार्थ कहलाता है। जैसे क्या हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी किसका उदाहरण है, पदार्थ का उदाहरण है। तो सबसे पहला बात, पदार्थ किसे कहेंगे, तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स दिया क्यों जाता है बताइए, यही सब करने के लिए। तो लिख करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको उतना चीज़ें याद रहेगा अच्छा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं हो गया। अच्छा, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं,
तो मुख्यतः यदि जो पूछा जाए आपसे कि मुख्यतः पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि मुख्यतः पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहला होता है ठोस, यानी पदार्थ के कितने अवस्थाएं हैं? तो मुख्यतः 3 अवस्था है। सबसे पहला है सॉलिड, ठोस, दूसरा क्या है? द्रव, और तीसरा है गैस। ये पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। आपसे एग्जाम में पूछा गया कि पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं, तो आपको क्या बताना है? 3। लेकिन पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक होता है प्लाज्मा, इसमें क्लास 9th में थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। पदार्थ का चौथा अवस्था जो है उसका नाम है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और पदार्थ का जो पंचम अवस्था है उसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी BEC। ये हो गया। तो पदार्थ कितने प्रकार के हैं, यानी ऐसे पूछा जाएगा कि पदार्थ कितने प्रकार के हैं, तो बोलना है 5 प्रकार के। लेकिन पूछा जाएगा पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, तो बोलना है 3 प्रकार के। इस चैप्टर में आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानना है, ठीक है। लेकिन जब आप जाइएगा 11th-12th में, तो इस ठोस के बारे में, सबसे पहले इस ठोस के बारे में 12th में बहुत ज़्यादा मिलेगा। द्रव और गैस के बारे में आपको 11th में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को अच्छा से समझ लीजिए, आगे आने वाले समय में काम देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये समझिए कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस किसको हम कहेंगे? ठोस किस आधार पर हम उसको ठोस कहेंगे, ये जानना अति आवश्यक है। तो ठोस किसे कहेंगे, तो ठोस के बारे में ध्यान से समझ लीजिए। ठोस के बारे में क्या होगा? ठोस किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ, कैसा पदार्थ जिसका आकार भी निश्चित हो। क्या निश्चित हो? आकार। और साथ ही साथ में क्या निश्चित हो? आयतन। यानी कि जिस पदार्थ में आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा, उसे कहेंगे ठोस। आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए कॉपी में। वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, यानी फिक्स हो, ना बदले, तो उसे कहते हैं ठोस। ये हो गया ठोस। जैसे क्या हो गया? जैसे बर्फ। उसके बाद क्या हो गया? ईटा। बर्फ का आकार निश्चित है। बर्फ के एक टुकड़े को आप या तो बाहर में रखिए, या तो ग्लास के अंदर रख दीजिए, या तो बड़ा ड्राम के अंदर रख दीजिए, उसका आकार सेम रहेगा। या ऐसा नहीं होगा कि बर्फ का आकार बाहर में बर्फ की तरह है तो अंदर में जाने के बाद बर्फ का आकार तलवार की तरह हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। ठोस किसे कहेंगे? जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों फिक्स होता है वो क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द्रव। द्रव के बाद, द्रव का यदि जो बात किया जाए तो द्रव वैसा पदार्थ है। अच्छा, इन सभी के बारे में आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आकार निश्चित होता है क्यों, आयतन निश्चित क्यों होता है, इन सभी को अच्छे से समझेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पर उतना सब कुछ बता देंगे कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, द्रव किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, पदार्थ का ही ये रूप है। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार क्या हो? आकार अनिश्चित हो। आकार कैसा होगा? अनिश्चित। अनिश्चित मतलब वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा, तथा क्या हो जाएगा? आयतन जो होगा, आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। यानी इसका परिभाषा जो देखा जाए सिंपल शब्दों में, तो जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, आकार एवं आयतन निश्चित होगा उसे ठोस कहेंगे। और वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होगा उसे क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। समझ में आ गया बात? जैसे देखा जाए, जैसे पानी क्या हो जाएगा? पानी। शीतल पेय, शीतल पेय
मतलब ठंडा कोको कोला, माजा, फ्रूटी सब आ जाएगा शीतल पे। ठीक है, और क्या आ जाएगा? चाय, दही, बहुत चीज़ आ सकता है, कॉफ़ी भी आ सकता है। यानी कि जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित हो, आकार अनिश्चित कहने का मतलब क्या, कि उस पदार्थ को यदि जो किसी भी पात्र में रखा जाएगा, यानी किसी भी बर्तन में रखा जाएगा, तो वो उसका आकार ले लेगा। जैसे समझिए, पानी है, यदि जो आप पानी को एक गिलास में रखते हैं, पानी को एक गिलास में रखिएगा तो वो गिलास का आकार ले लेगा। लेकिन इसी पानी को एक प्लेट में यदि जो रख दीजिएगा तो ये पानी प्लेट का आकार ले लेगा। यदि जो इसी पानी को आप बोतल में रख दीजिएगा तो वो बोतल का आकार ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि पानी 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, उसका जो मात्रा है वो नहीं बदलेगा, परंतु उसका आकार जो है वो समय समय पर चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? जब उसके पात्र को चेंज किया जाएगा, यानी उसके बर्तन को चेंज किया जाएगा। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो, यानी आकार उसका बदल सकता है, आकार कोई फिक्स नहीं है, और आयतन निश्चित हो, उसका मात्रा निश्चित हो, तो उस वैसे पदार्थ को द्रव कहा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस किसे कहेंगे? गैस, गैस किसे कहेंगे बताइए? गैस किसे कहेंगे? जो उड़ रहा है उसे गैस कहेंगे? ऐसा नहीं होता है। गैस का कहानी अजब है। देखिए, इसका कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आकार 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 एवं आयतन, इसका दोनों अनिश्चित होता है, कोई फिक्सन नहीं होता है। यानी गैस के बारे में क्या कहेंगे? वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो, यानी फिक्स नहीं हो, तो उसे गैस कहेंगे। अभी यहाँ पर उड़ रहा है कोई हवा, अब वो कब पाकिस्तान चल जाएगा कोई पता नहीं है, उड़ते उड़ते अमेरिका चला जाएगा, चीन, रूस, ब्रिटेन, जिधर मन करेगा उधर घूम जाएगा। हवा का झोंका है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि हवा पूरे एरिया में फैल जाता है और इसका आकार भी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या है? गैस है। यानी कि जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन अनिश्चित होगा उसे क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन सभी मतलब ये सब जो है वो किसका उदाहरण है? गैस का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं पर जो कोई दिक्कत है तो पटाख सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगली बार कोशिश करेंगे कि आपका आंसर मिल जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ करके ये देखा जाए कि क्या होता है ठोस, द्रव और गैस के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना जाए। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ठोस पदार्थ का क्या गुण है, यानी ठोस पदार्थों के गुण। कौन से पदार्थ का गुण देखने वाले हैं? ठोस पदार्थ के गुण धर, यानी इसका क्या प्रॉपर्टी है, ठोस पदार्थ का क्या गुण है। तो सबसे पहला इसका क्या गुण हो जाएगा, आप लोग बताइए। पहला गुण इसका ये हो जाएगा कि सर ठोस तो वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। तो सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा? आकार, आकार एवं क्या? आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इट इज ए फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी कि ये पहला गुण है ठोस का। यानी ठोस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा बात क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ का दूसरा गुण क्या हो जाएगा? अच्छा, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि जितना भी पदार्थ होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक दो डायग्राम बना रहे हैं, आप यहाँ पर समझिएगा।
ये डायग्राम ए है और ये है बी। इन दोनों में क्या हो रहा है थोड़ा सा ध्यान से जो आप समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा देखिए, इस कण से इस कण के बीच में कुछ डिस्टेंस है, यानी कुछ दूरी है, यानी ये कण और ये कण के बीच में कुछ दूरी है। तो ये जो दूरी है एक पदार्थ के एक कण से दूसरे कणों के बीच की दूरी, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान, यानी पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान, पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहा जाता है। अंतरा अणुक स्थान, इंटर मोलिकुलर स्पेस, यानी पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, इस कण के ऊपर इस कण के कारण बल लग रहा होता है, यानी ये कण और ये कण दोनों के ऊपर में एक बल लगता है। तो दोनों कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यानी कि पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के, ऐसे लिखेंगे, पदार्थ के कणों के मध्य, किसके मध्य? कणों के मध्य, लिखते जाइए, पदार्थ के कणों के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है। एक प्रकार का क्या करता है? बल कार्य करता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल, आकर्षण बल कहा जाता है। यानी पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले बल को अंतरा अणुक आकर्षण बल कहा जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो हमने दो बात बताया। सबसे पहला बात कि सभी पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है। तो पदार्थ में क्या होता है कि कण जो होते हैं, यानी कि निश्चित व्यवस्था से उसमें सजे हुए होते हैं। तो एक कण से दूसरे कण के बीच का जो रिक्त स्थान होगा, यानी कि एक कण और दूसरे कण के बीच का जो खाली स्थान होगा, एक कण और दूसरे कण के बीच का जो खाली स्थान होगा उसको बोला जाएगा अंतरा अणुक स्थान। यानी कि पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहा जाएगा। और पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों के बीच में जो होता है, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में जो होता है, पदार्थ के कणों के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है। पदार्थ के कणों के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करेगा, जिसे क्या कहा जाएगा? अंतरा अणुक आकर्षण बल कहा जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों बात समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या है? तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, तो पदार्थ के कणों के मध्य जो बल लगता है उसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे कहते हैं अंतरा अणुक स्थान। और पदार्थ के कणों के बीच में जो बल लगता है उसे अंतरा अणुक आकर्षण बल या आकर्षण बल कहते हैं। और पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, या फिर अंतर आणविक स्थान कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक बार क्लास को लाइक करके थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी देख सकें। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरे हाथ में लड्डू रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा उनको भी मिले तो शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो ठोस पदार्थ में ये जो अंतरा अणुक स्थान होता है, कौन सा? अंतरा अणुक स्थान। ये ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होगा। ठीक है। ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होगा, यानी उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होंगे। तो एग्जाम में ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्च होगा कि किस पदार्थ में कणों के मध्य रिक्त स्थान अत्यंत कम होता है, यानी नगण्य होता है, कुछ नहीं होता है, जीरो के बराबर होता है, थोड़ा सा होता है। तो आपको बताना है कि ठोस में पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि बहुत कम क्या होगा? स्थान, कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस में बहुत कम होगा। और आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा? बहुत अधिक होगा।
यानी ठोस पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक कार्य करेगा, परंतु रिक्त स्थान बहुत कम होगा। यहाँ तक यदि जो समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। क्या हम बोले, एक बार फिर से समझ लीजिए। ठोस पदार्थ का गुणधर्म क्या था? तो वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाएगा, पहला बात। दूसरा बात कि पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतराणुक स्थान कहते हैं, और ये अंतराणुक स्थान ठोस पदार्थों में बहुत कम होता है। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात क्या था? पदार्थ के कणों के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जिसे अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं, और ये बल ठोस में बहुत 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 अधिक होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम समझते हैं क्या, ये तो हो गया। अच्छा, संपीड्यता का बात हो जाता है। संपीड्यता सबसे पहले कहते किसे हैं? तो पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, अरे ध्यान से समझना हो बउआ, पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसको दबा दबा करके, चाप चाप करके एकदम उसके बीच की दूरी को कम करना ही संपीड्यता कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। हम क्या बोलें कि पदार्थ के कणों के बीच में जो बल लग रहा है, मतलब पदार्थ के कणों के बीच का जो स्थान है, यानी रिक्त स्थान है, जो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान है, उस पर दाब बढ़ा करके उसके बीच की दूरी को कम करना ही संपीड्यता कहलाता है। अब तुम बताओ कि ठोस पदार्थ में तो ऐसे ही स्थान बहुत कम है, यानी कि ऐसे ही सब सटल सटल है, यानी चिपका हुआ एक दूसरे से। अब उसको कितना चिपकाइएगा बताइए? तो संपीड्यता इसमें कम होगा कि अधिक होगा? तो ठोस पदार्थ का संपीड्यता जो होता है वो सबसे 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 कम होता है। क्या होता है? कम होता है। यानी संपीड्यता क्या है, समझ में आया? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को दाब बढ़ा करके उसको, उसके बीच की दूरी को कम करना या घटा देना संपीड्यता कहलाता है। तो ठोस के कणों के मध्य तो रिक्त स्थान है ही रहे, तो अब जब रिक्त स्थान नहीं है, थोड़ा सा है, तब उसको कितना दबाएंगे? बहुत कम दबाएंगे। यानी कि ठोस पदार्थों के मध्य संपीड्यता जो होता है, ठोस पदार्थों में जो संपीड्यता होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? किन्हीं को कोई प्रकार का दिक्कत समस्या हो तो तुरंत सूचित करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपीड्यता का बात हो गया, ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है। बहाव का बात देखा जाए। बहाव क्या चीज है? बहाव, बहाव मतलब क्या है? बहाव मतलब ये है जैसे पानी को एक जगह गिरा देते हैं तो बह जाता है, बह जाता है पानी। तो क्या ठोस पदार्थ में भी बहाव का प्रवृत्ति पाया जाएगा? तो जी नहीं, ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। कभी देखे हैं मकान को बह करके जाते हुए, या फिर टेबल कुर्सी को पिघल पिघल कर आगे बढ़ते हुए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति यानी गुण नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया? ठोस पदार्थ में बहाव का गुण पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? जी सर, पाया जाएगा। ठोस पदार्थ में बहाव का गुण पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? तो हर हमेशा ध्यान रखिएगा, पदार्थ के ठोस अवस्था में बहाव नहीं होता है। कभी भी ईंटा बह नहीं सकता है, पत्थर बह नहीं सकता है। ऐसा हो जाएगा तो खतरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे ये भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण ठोस पदार्थ में बहाव का प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है और पानी आराम से बह जाता है। तो बस वीडियो में धैर्य बना करके बैठे रहें और आगे बढ़ते रहें। अब थोड़ा सा आगे देख लिया जाए कि ये तो हो गया बहाव के बारे में। अब यदि जो द्रव्यनांक और क्वथनांक पर चर्चा किया जाएगा कि ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है? ठोस पदार्थ का उच्च होता है। यानी कि पदार्थ को पिघलाने के लिए बहुत ताप देना पड़ेगा, वाष्प में बनाने के लिए बहुत ताप देना पड़ेगा, यानी कि अत्यधिक ताप की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको कम ताप दे करके ही उसका यानी कि द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। ठीक है,
यानी आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि ठोस पदार्थों का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो आपको बताना है कि ठोस पदार्थों का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी हाई लेवल का होता है। यहाँ तक में कोई कष्ट समस्या नहीं है। चलिए, अच्छा कठोरता का बात किया जाए, कठोरता या दृढ़ता, तो आप बताइए ठोस पदार्थ कठोर होता है कि नहीं? ठोस पदार्थ कठोर होता है कि नहीं? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठोस पदार्थ कठोर होता है या नहीं? तो जी हाँ, ठोस पदार्थ क्या होता है? कठोर होता है। यानी ठोस पदार्थ में कठोरता का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है और रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण ठोस पदार्थ में कठोरता का गुण पाया जाता है। साथ ही साथ ठोस पदार्थ में बहाव का प्रवृत्ति भी नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात? ठोस पदार्थ में बहाव का प्रवृत्ति क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि ठोस पदार्थ में पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान अत्यंत कम होते हैं तथा पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिसके कारण ठोस पदार्थ में बहाव का प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे, यानी कि कठोरता इसमें क्या होगा? अधिक होगा। ठोस पदार्थ प्रायः क्या होता है? कठोर होता है। प्रसार या संकुचन, प्रसार या संकुचन क्या है? प्रसार या संकुचन, प्रसार या संकुचन, ये क्या है? व्हाट इज प्रसार एंड संकुचन? तो देखिए, अच्छा कभी देखे हैं लोहा को गर्म करते? गर्म करने पर वो फैल जाता है और फिर ठंडा करते हैं तो सिकुड़ जाता है। देखे होंगे। लोहा को जब गर्म किया जाता है, मतलब जब ताप दिया जाता है, तो वो फैल जाता है और जब ठंडा किया जाता है तो सिकुड़ जाता है। इसी के कारण रेलवे का पटरी जब देखिएगा तो इस प्रकार का बना होता है, ऐसे जहाँ पर दो ज्वाइंट होता है ना, वहाँ पर इस प्रकार का संरचना रहता है, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। ये प्रसार क्या है? यानी गर्म करने पर जो फैल जाता है, गर्म करने पर फैल जाता है तो प्रसार कहलाएगा। फैलना प्रसार कहलाएगा। गर्म करेंगे, किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो फैल जाएगा तो प्रसार कहलाएगा, और ठंडा करने के बाद सिकुड़ जाएगा, नहीं संकुचित हो जाएगा, उसे कहेंगे संकुचन। तो प्रसार और संकुचन समझ में आया। लोहा को गर्म करेंगे तो क्या होगा? प्रसार होगा। ठंडा करेंगे तो क्या होगा? संकुचन होगा। प्रसार में लोहा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ठंडा करेंगे तो संकुचन होगा, उसमें क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है रेलवे का पटरी में कि इस प्रकार से गैप बीच में छोड़ दिया जाता है। गैप क्यों रहता है? क्योंकि गर्मी का जब मौसम आएगा तो इसमें कौन सा प्रक्रिया होगा? प्रसार होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा और इसका थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा और दोनों सट जाएगा। लेकिन जब ठंडा का समय आएगा तो फिर दोनों पीछे चला जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, और यहाँ का क्षेत्रफल जो पहले जैसा था वो पहले जैसा ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बीच में जो थोड़ा सा जगह छोड़ा गया है उसमें गर्मी के समय में प्रसार होगा और वो बीच बीच में दोनों आ जाएगा, और जैसे ही संकुचन होगा थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। लेकिन यदि जो ऐसे कर दिया जाए, डायरेक्ट सॉलिड रख दिया जाए, तो क्या होगा बताइए? ऐसे ही जुड़ा रह जाए एकदम डायरेक्ट, दोनों ऐड हो जाए, तो समस्या ये हो जाएगा कि जब प्रसार होगा तो ज्वाइंट के पास क्या होगा? थोड़ा सा फैलेगा, थोड़ा सा ये भी आएगा, थोड़ा सा ये भी आएगा, थोड़ा सा ये खिसकेगा, थोड़ा सा ये खिसकेगा, और दोनों का मिलन हो जाएगा। और मिलन होने के बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पटरी एक्सीडेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। मिलन से कोई फूल नहीं बरस जाएगा। यहाँ पर समझ में आया बात? प्रसार या संकुचन क्या है? फैलना प्रसार कहलाएगा, सिकुड़ना संकुचन कहलाएगा। ठीक है, तो ठोस अवस्था में, यानी पदार्थ के ठोस अवस्था में प्रसार और संकुचन, पदार्थ के ठोस अवस्था में प्रसार और संकुचन बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो प्रसार और संकुचन के बारे में भी आप लोग समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत बताइए? कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब एक टॉपिक है, यहाँ तक ठोस का गुण बहुत है,
इतना गुण आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत है। सबसे पहला गुण, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरा बात, ठोस पदार्थ में बहाव का प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है। तीसरा बात, ठोस पदार्थ में अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। चौथा बात, ठोस पदार्थ में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। पांचवा बात, ठोस पदार्थ में संपीड्यता जो होती है वो बहुत कम होती है। छठा बात, ठोस पदार्थ का द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। सातवां बात, ठोस पदार्थ में प्रसार एवं संकुचन बहुत ही कम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कमेंट में बता दीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है बताइए। अच्छा, कभी देखे हैं बर्फ को गर्म करते? बताइए। बर्फ को जब गर्म करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बर्फ को जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बर्फ को जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले किस में बदलेगा? अरे बर्फ को जब टेम्परेचर देंगे तो पानी में बदलेगा ना जी। और पानी को जब फिर गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा। यानी बर्फ से पानी और पानी से वाष्प, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प। फिर वाष्प को जो ठंडा करेंगे, यानी वेपर को जब कोल्ड करेंगे तो क्या होगा? पहले लिक्विड अवस्था में आएगा, फिर क्या होगा? सॉलिड अवस्था में आएगा। यानी भाप को जब ठंडा करेंगे तो भाप से द्रव बनेगा और द्रव से क्या बनेगा? ठोस बनेगा। यानी कि भाप से पानी बनेगा और पानी से फिर बर्फ बनेगा। ध्यान से सीक्वेंस को समझिएगा, एक बार समझ गए तो दिमाग में लोड हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए और उस गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में प्राप्त हो जाए। सिस्टम यहाँ पर ये है कि कोई भी पदार्थ को यदि गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में नहीं आकर के डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाए। ठोस है और ठोस को गर्म किए, ऊर्ध्वपातन का कॉन्सेप्ट समझिए। ऊर्ध्वपातन में ये होता है कि जैसे ठोस है और ठोस को हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले जनरली क्या होता है, सामान्यता होता है ठोस से द्रव बनता है और द्रव से फिर गैस बनता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में ऐसा नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन में एक अलग सिस्टम लॉन्च होता है और क्या होता है, ठोस पदार्थ को जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। जैसे बताइए, जैसे क्या हो जाएगा? कपूर। कपूर, कपूर को गर्म जब करते हैं तो कपूर लिक्विड अवस्था में नहीं आता है, डायरेक्ट भाप बन करके उड़ चला जाता है। ठीक है, कपूर। और क्या हो गया? आयोडीन हो जाएगा, नेफ्थलीन की गोली हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज हो जाएगा। यानी मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी पदार्थ जिसको गर्म करेंगे, ठोस है तो वो यदि वो द्रव में नहीं बदल करके डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। तो यानी यदि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, कॉपी पर नोट कीजिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए और पुनः उस गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले ठोस प्राप्त हो जाए, तो इस अभिक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। यानी इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। क्लियर है? दिमाग में सेट हुआ या ना? कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल पे नया नया आए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। ऊर्ध्वपातन समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या जो नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हिम्मत करके द्रव पदार्थ का गुण को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। द्रव पदार्थ का क्या गुण है? द्रव पदार्थ का क्या गुण है बताइए। द्रव पदार्थों के गुणधर्म। कौन से पदार्थों का गुणधर्म? द्रव पदार्थों का गुणधर्म। तो सबसे पहला द्रव पदार्थ का गुण क्या हो जाएगा? द्रव में बताइए। अच्छा, ठोस में अंतराणु का स्थान क्या था? याद है आपको?
ठोस में अभी बताए थे कि अंतराणु का स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है, द्रव में थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। द्रव में क्या हो जाएगा? अधिक, यानी कि स्थान जो होगा, कणों के मध्य जो स्थान होगा वो ठोस की तुलना में थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। और आकर्षण बल का बात किया जाए, आकर्षण बल, बल क्या हो जाएगा? बल थोड़ा सा कम हो जाएगा। आकर्षण बल जो ठोस में था उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा द्रव में। तीसरा बात, अच्छा, ठोस में बहाव का प्रवृत्ति नहीं पाया जाता था, परंतु द्रव में, जो द्रव है उसमें बहाव का प्रवृत्ति पाया जाएगा। बहाव का प्रवृत्ति क्या होगा? पाया जाएगा, यानी द्रव पदार्थ एक जगह से दूसरा जगह बह सकता है। अच्छा ठीक है, द्रव पदार्थ में बहाव का प्रवृत्ति पाया जाएगा। तीसरा बात, द्रव पदार्थ को थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा कम संपीड़ित किया जा सकता है। जिसे ठोस को दम बहुत कम संपीड़ित किया जा सकता था, लेकिन ठोस की अपेक्षा द्रव पदार्थ को थोड़ा सा संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा संपीड़ित, यानी कि इसके कणों के बीच की दूरी को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? यानी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिक्त स्थान है वो ठोस की तुलना में अधिक है, इसलिए इसके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा दबा करके कम कर सकते हैं। और क्या बात हो जाएगा द्रव में, बताइए, सोचिए थोड़ा सा। तो द्रव पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? द्रव पदार्थों में बहाव का प्रवृत्ति पाया जाता है। द्रव पदार्थ का आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है, यानी कि द्रव पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। यहां तक बात समझ में आया। और क्या होता है इसमें? आयतन का बात किया जाए, आयतन का बात कर लेते हैं। तो द्रव पदार्थ में आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट? और क्या होगा बताइए? तो और थोड़ा सा एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक थोड़ा सा उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा, इन ठोस के अपेक्षा द्रव्यनांक और क्वथनांक थोड़ा सा अधिक होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यानी कि जो द्रव पदार्थ है उसका क्या गुण है? तो द्रव पदार्थ का सबसे पहला गुण है कि द्रव पदार्थ में अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है। पहला बात कॉपी में नोट करते जाइएगा, द्रव पदार्थ का अंतराणुकाकर्षण बल ठोस पदार्थ की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है। दूसरा बात, आकर्षण बल का बात किया जाए तो द्रव पदार्थ में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। तीसरा बात, द्रव पदार्थ में बहाव का प्रवृत्ति पाया जाता है। बात नंबर 4 क्या हो जाएगा? द्रव पदार्थ को ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि ठोस की अपेक्षा इसका संपीड़ितता अधिक होता है। तीसरा बात, चौथा बात हो गया। पांचवा बात क्या हो जाएगा कि इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है और आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए गैस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, गैस का क्या गुणधर्म है। तो गैस के बारे में थोड़ा सा समझिए, गैस का गुणधर्म क्या हो जाएगा? गैस का गुणधर्म ये हो जाएगा, गैस के सबसे पहला बात कि इसका आकार भी अनफिक्स रहता है, यानी कि आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है? अनिश्चित, यानी कि वैसा पदार्थ जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहा जाता था। तो गैस का क्या गुण हो जाएगा कि इसका आकार भी अनिश्चित होता है तथा आयतन भी अनिश्चित होता है। दूसरा गुण, गैस में बहाव का प्रवृत्ति पाया जाएगा। बहाव पाया जाएगा, बहुत अधिक पाया जाएगा, यानी कि गैस पदार्थ में बहाव का प्रवृत्ति सबसे अधिक पाया जाएगा। ठीक है। तीसरा बात, गैस पदार्थ को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। सबसे अधिक संपीड़न, यानी कि गैस पदार्थ को सबसे अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। बात नंबर 4 क्या हो जाएगा कि गैस पदार्थ जो होता है
यानी कि जो पदार्थ का गैसीय अवस्था है उसका आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है, और क्या होता है, आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अच्छा ठीक है, गैस पदार्थ में क्या होता है, बहाव का प्रवृत्ति पाया जाता है, और क्या साथ ही साथ होता है बताइए, बहाव का प्रवृत्ति तो पाया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। अच्छा, इसका घनत्व जो होता है, गैस पदार्थों का घनत्व ठोस की और द्रव की तुलना में सबसे कम होता है, यानी घनत्व इसका जो होगा वो निम्न होगा। संपीड्यता क्या होगा, गैस को संपीड़ित कैसा किया जा सकता है, बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। अच्छा, गैस को गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसार या संकुचन क्या होगा, बहुत अधिक होगा। यानी गर्म या ठंडा करने पर गैस क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, गैसों का विसरण होता है, गैसों का संघनन होता है। एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एक वायुमंडलीय दाब यानी एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। यानी एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। आज की इस क्लास में इतना तक ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें, हम आपको पूरे चैप्टर कवर करवा देंगे इस चैनल पे, और आप लोग बने रहें, बस सिर्फ साथ का आवश्यकता है। दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।